नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट 2019 का फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी के प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2019 में हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला है, बुद्धि को मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विषय है। तीसरा, बुद्धि बहुआयामी है या जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चौथा है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बुद्धि है वो क्या है, बहुआयामी होती है तथा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। पहला है अभिसारिक विचारक, दूसरा है आत्म केंद्रित विचारक, तीसरा है सृजनात्मक विचारक। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, सृजनात्मक विचारक। अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब आकलन होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। फोर्थ है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। एक शिक्षक को सबसे पहले प्राथमिक उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का। देखो इसमें क्या होगा, सेकंड वाला जो क्या है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। हम विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड के अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण अंकित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना। तो ये तीनों क्या है, सही नहीं है। जो पहला ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को क्या करना है, समझना है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को पहला है कभी कभी तैयार करना चाहिए, दूसरा है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तीसरा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, चौथा है तैयार नहीं करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, सक्रिय रूप से जब हम भागीदारी करेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। इसलिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कैवल्य डिसलेक्सिया, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, बच्चों को ये प्राथमिक लक्षण क्या है। पहला है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, दूसरा है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, तीसरा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, चौथा है न्यून अवधान विकार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, जो पठन कैवल्य है वो ये है कि पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पहला है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति है, दूसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, तीसरा है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है, चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है ऐसी स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तीसरा है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए उन्हें नए तरीके ढूंढने चाहिए। चौथा है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जब सहभागी होगा तभी उसमें क्या हो पाएगा,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी हो पाएगी। तो शिक्षण अधिगम पद्धति पर विचार करना चाहिए और तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है बार बार याद करने के द्वारा सही सिद्धांत में से बदल देना चाहिए, ये भी सही नहीं है। तीसरा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चौथा है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करते हैं। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें क्या है? सही नहीं है। जो थर्ड आपका है वो क्या है? सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? पहला है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। दूसरा है यंत्रवत याद करना। तीसरा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। जो इसका सेकंड है याद करना, ये गलत है। थर्ड भी गलत और फोर्थ भी क्या है? गलत है। पहला है बच्चों के अनुभवों को क्या करना है? प्रमुखता देना है। बच्चों के जो अनुभव हैं उनको प्रमुखता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? इसका राइट आंसर है सेकंड, सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से पहला है प्रबलन पर केंद्रित है। दूसरा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। तीसरा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चौथा है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का के क्या परिणाम है? पहला है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। दूसरा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। तीसरा है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। दूसरा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीसरा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। उसके बाद है फोर्थ, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। अगर हम किसी बच्चे को लगातार पुरस्कार और दंड देने का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। दूसरा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तीसरा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चौथा है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? पहला है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। दूसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तीसरा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। चौथा है एक व्याख्यान देकर। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कर। प्रत्येक बच्चे को अन्वेषण और परिचर्चा के लिए हमें अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। दूसरा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तीसरा है बच्चों की सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर
आधारित विचार मंथन करके। चौथा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसका पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास परिवर्त होता है, दूसरा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तीसरा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, चौथा है विकास जीवन पर्यंत होता है। तो इसका राइट आंसर जो क्या है वो तीसरा है, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है जन्मजात विशेषताएं, दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, तीसरा है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, चौथा है लोगों द्वारा माता पिता के प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का क्या है, उदाहरण है? पहला है परिवार एवं मीडिया, दूसरा है विद्यालय एवं मीडिया, तीसरा है मीडिया एवं पास पड़ोस, चौथा है परिवार एवं पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, विद्यालय एवं मीडिया जो क्या है द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होती है? पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, तीसरा है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, चौथा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है उद्योग बनाम अधीनस्थावस्था, चौथा है प्रसुप्ति अवस्था। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर, पहला है जेंडर पहचान का, दूसरा है जेंडर संबद्धता का, तीसरा है जेंडर समरूपता का और चौथा है जेंडर पक्षपात का। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, जेंडर पक्षपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, दूसरा है जेंडर प्रत्येक खेल समूह बनाना, तीसरा है जेंडर प्रत्येक बैठने की व्यवस्था करना और चौथा है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? पहला है लेव वाइगोस्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग और चौथा है जानवी वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है जन्म पूर्व अवधि। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है अनुबंधन का, दूसरा है मॉडलिंग का, तीसरा है पांडाय ढांचा, चौथा है प्रबलन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड,
स्कैप होल्डिंग, जिसे स्कैप होल्डिंग भी कहा जाता है, पार्ट या ढांचा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करती है? पहला है संरक्षण कक्षा समावेशन, दूसरा है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, तीसरा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, चौथा है परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला है अवलोकन अधिगम, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है प्रबलन, चौथा है स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, स्कीमा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिनसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? पहला है जोर से बोलना, दूसरा है पांड्या ढांचा, तीसरा है आत्मकेंद्रित वार्ता, चौथा है व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, व्यक्तिगत वार्ता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।